हाँ जी बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, राइट? इसके साथ साथ मैंने एक और चीज बोली थी। क्या बोली थी? कि आई फ्लू चल रहा है भाई, तो क्या करना है आप सभी को? थोड़ा प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है? थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। चलो, क्या बात कर रहे थे हम लोग? अरे चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मेरा नाम तो पूछ लो। क्या नाम है? फिर आप लोग कमेंट्स में पूछते हो मैम आपका नाम क्या है। तो बच्चा पार्टी, मैं हूं विजयता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपने चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट? ओके, तो देख के आप समझ गए होंगे कि बेसिकली आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और उससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था अब तक, ठीक है? आओ, आहा, रिकैप। तो रिकैप में हमने क्या पढ़ा था? चलो हम मूवी को क्या कर रहे हैं, पीछे लेके जाते हैं। तो वहां पर हमने सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था, जहां पर हमने बात करी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? किसने दिया था ये? किसने दिया था? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट्स में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो बच्चा पार्टी, ये दिया था हमारे R.H. विटेकर साहब ने, ठीक है? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ये R.H. विटेकर साहब थे जिन्होंने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमको दिया था, ठीक है? ओके, इसके बाद जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें सबसे पहले क्या था हमारे पास? मोनेरा, ठीक है? सबसे पहले मोनेरा था। देन उसके बाद क्या था? मोनेरा के बाद क्या था? प्रोटिस्टा, हाँ, प्रोटिस्टा था उसके बाद, ठीक है? प्रोटिस्टा के बाद क्या था? फंजाई, यही था, ठीक है? फंजाई था। फंजाई के बाद क्या था? प्लांटी, प्लांटी था। देन उसके बाद क्या था? एनिमेलिया, है ना? एनिमेलिया था, करेक्ट? यही सब था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इस मोनेरा के बारे में, ठीक है? मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, यही बात करी थी हमने। क्या बात करी थी? कि इसमें भाई बैक्टीरिया आते हैं, और ये जो बैक्टीरियाज हैं हमने इसको इनके आवास और पोषण के हिसाब से हमने इनको क्या किया था? क्लासिफाई किया था, राइट? तो सेकंड नंबर पे आज हमारे पास है प्रोटिस्टा। आज हम बात करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में, ओके? तो चलो इस प्रोटिस्टा को लेकर अपनी क्लास हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि बेसिकली आज हमको आज के लेक्चर में क्या देखना है, ठीक है? प्रोटिस्टा के अंदर, ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इस क्वेश्चन मार्क की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। चलो देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत पढ़ना है हमको। प्रोटिस्टा जगत यानी कि प्रोटिस्ट किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, ओके? चलो उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन देखना है हमको, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोटिस्टा जगत, ठीक है? तो ये जो प्रोटिस्टा जगत होता है, यहाँ पर जो जीव हैं, अगर हम इनके जीवों की बात करते हैं, ये जो जीव हैं ये क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए, इनके क्या गुण हैं? अगर हम इनके गुणों के ऊपर जाते हैं तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके? कैसे पहचानोगे कि ये जो है ये मोनेरा में आते हैं, ये प्रोटिस्टा में आते हैं, फंजाई में है, प्लांटी में, एनिमेलिया में, किसमें? कुछ तो स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे सबके अंदर, है ना? चलो, तो एक जीव के अंदर सबसे पहली चीज क्या देखी जाएगी भाई? कि वो एक कोशिकीय होने चाहिए। क्या? एक
कोशिकीय, ठीक है। उसके बाद ये जो एक कोशिकीय जीव है, तो हमने क्या बात करी थी कि भाई इनके अंदर एक केंद्रक भी मौजूद होता है। केंद्रक मतलब, चलो एक कोशिकीय मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जो ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक भी होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए? यूकैरियोटिक हो गए, यूकैरियोटिक, ठीक है। जब ये यूकैरियोटिक है तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? यूकैरियोटिक का मतलब है कि इनके पास जो केंद्रक है, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एकदम स्पष्ट है, मतलब क्लियर है। अरे इसका मतलब तो इनके पास केंद्रक भी मौजूद है। तीसरा पॉइंट तो यही आ गया है, हाँ, इनके पास केंद्रक मौजूद है, यानी कि न्यूक्लियस, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियर पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो यस मैम, ठीक है ना। ओके, तो जब इसका केंद्रक है मतलब न्यूक्लियस है, तो हम यहाँ पर इसकी जो झिल्ली है यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में भी बात करते हैं, हाँ। तो जब यहाँ पर एकदम क्लियर न्यूक्लियस है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो भी वहां मौजूद होगी और बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके चारों ओर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मौजूद है इसके अंदर, ओके, यानी कि केंद्रक झिल्ली, ठीक है। ओके, अब जब केंद्रक झिल्ली यहाँ पे मिल रही है हमको, तो आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोशिकांग भी मौजूद होते होंगे? कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, हाँ। क्या इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे हमको? बताइए। बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। कोशिकांग मिलेंगे इसके अंदर हमको, हाँ। गलत लिख दिया है यहाँ पर, स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक है। क्या मिलेंगे इसके अंदर हमको? कोशिकांग, कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग, कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, ठीक है, सेल के पार्ट्स। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बहुत से लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता बच्चा, क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आर कहीं दिख रहा है आपको? यहाँ पे माइट्रो बोल रहे हो आप, नहीं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। देखो अभी जैसा आप बोलोगे ना बिल्कुल वही लिखोगे। अगर आप लिखोगे माइट्रोकॉन्ड्रिया ना तो वो आर लग जाएगा ऑटोमेटिकली वहां पर लिखते हुए, क्योंकि हम फ्लो में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके। चलो दूसरा क्या है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? राइबोसोम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। चलो अब जब हम यहाँ कोशिकांग के बारे में बात कर रहे हैं तो और क्या देख सकते हैं यहाँ पे? ये जो कोशिकांग होते हैं ये एक झिल्ली से मतलब उस मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं, ठीक है। बाहर, इनके बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत तो नहीं है कि इसके बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, हाँ। चलो अब क्या बात करता है हम इसके, चलो मेम्ब्रेन की बात हो गई है, लेकिन इसको चलने की भी तो जरूरत होती होगी ना। चलेगा कैसे ये जब इसके पास पैर ही नहीं होंगे? तो हाँ, तो पैर तो वैसे भी नहीं होंगे इसके पास, तो चलेगा कैसे ये? इसको गति के लिए यानी मूवमेंट के लिए किसकी जरूरत है? गति के लिए इसको किसकी जरूरत है? चलने के लिए, बताइए। कशाभ, 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 कशाभ माने फ्लैजिला, हाँ। और दूसरा क्या हो गया हमारा? पक्षमाभ, ठीक है। पक्षमाभ मतलब सीलिया, ठीक है। चलो जी, अब हमें इसके पैर भी मिल गए कि ये कैसे चलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चा लोग ये बताओ, इसके पास बेचारे के पास घर ही नहीं है, ये बेघर है, तो ये ऐसी कौन सी जगह है जहां हमें ये आसानी से देखने को मिल सकते हैं? फ्री फंड में एकदम। कहाँ लिख के? चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर है ना, अलग पेन से लिख देते हैं ताकि आपको
अच्छे से नजर आता रहे। ठीक है, कहाँ मिल जाएंगे देखने हैं आपको, ये मिल जाएंगे आपको जल में। ये क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। हाँ, जलीय जीव होते हैं और ये स्वच्छ और लवणीय जल में आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो अब इनका आवास भी मिल गया है। ठीक है, हमें पता है ये कहाँ रहते हैं, लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि ये जनन कैसे करते हैं, मतलब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इनको भी तो भाई अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है ना? तो अपनी फैमिली कैसे आगे बढ़ाएंगे ये? तो चलो देखते हैं। ये अलैंगिक है ना, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। किससे करते हैं? विखंडन से करते हैं। लिख देते हैं यहां पर विखंडन। ठीक है, विखंडन से कर रहे हैं ये। ओके, उसके बाद यहाँ पर युग्मक संलयन की प्रोसेस भी होती है। जब हम युग्मक संलयन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? संलयन। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? इसका मतलब यहाँ पर हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं हम, जहां पर हमको 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, अलैंगिक में नहीं होती है, लेकिन लैंगिक में हमको 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। चलो, उसके बाद एक और चीज होती है यहाँ पर, कोशिका संलयन। कोशिका संलयन भी देखा जाता है यहाँ पर, कोशिका संलयन। तो बच्चा, कोशिका संलयन क्या होता है? कोशिका संलयन का मतलब होता है कि जहां पर 2 प्रोटिस्टा एक ऐसे मिलके ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इनका जो आनुवंशिक मटेरियल है ना, ये है ना आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपस में जुड़ जाता है। ये इस तरीके से जुड़ जाएगा और जुड़ के क्या करेगा, ये पूरा एक बन जाता है। ठीक है, एक्सचेंज कर लेगा अपना डीएनए वगैरह जो कुछ भी होगा। ठीक है, तो ये अपना आनुवंशिक पदार्थ जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है, वो क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे से। ओके, तो बेसिकली ये इनके गुण हैं। हाँ, चलो इसको आगे थोड़ा सा समझते हैं कि ये सारे गुण मिलके क्या कहते हैं इस प्रोटिस्टा जगत के बारे में। ओके, चलो ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा का निर्माण किसने किया था? हमारे मिस्टर हेकल ने किया था। चलो यहाँ कलर चेंज कर देती हूँ, वरना व्हाइट व्हाइट पे दिखाई नहीं देगा आपको। कौन सा कलर उठाएं यहाँ पे? चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, तो किंगडम प्रोटिस्टा का निर्माण हमारे मिस्टर हेकल ने किया था 1886 में, जो हमने अपने इंट्रोडक्शन में देखा था। ठीक है, फिर अब जो इसका अध्ययन होता है, मतलब जो इसकी पढ़ाई होती है, जिसमें हम प्रोटिस्टा के बारे में सीखते हैं, तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं हम। ठीक है, क्या बोलेंगे प्रोटिस्टा की पढ़ाई को? प्रोटिस्टोलॉजी। ओके, इस जगत में अनेक प्रकार के एक कोशिकीय जीवों, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, को सम्मिलित किया गया है, मतलब रखा गया है, जिसमें ज्यादातर जलीय यूकैरियोटिक जीव को शामिल किया गया है। अभी हमने क्या पढ़ा था, इनका आवास कहाँ होता है? जल में होता है ना, चाहे वो स्वच्छ पानी हो, मतलब क्लीन वाटर हो, या लवणीय जल हो। ठीक है, तो वहां पर ये आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं, आपको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो, पादप एवं जंतु के बीच स्थित कड़ी जो होती है, वो क्या होता है? युग्लिना या येग्लिना। ठीक है, दोनों ही ये एक ही चीज है, बस इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की कड़ी होती है, मिड में आता है। ठीक है, दोनों को जोड़ता है, पादप को भी और जंतु को भी, मतलब इसके अंदर पादप वाले यानी प्लांट वाले भी गुण हैं और एनिमल्स वाले भी गुण हैं। ओके, चलो, ये आमतौर पर जलीय होते हैं। युग्लिना कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर पानी में पाया जाता है, मिट्टी में या नमी वाले क्षेत्रों में भी मौजूद होते हैं। अब जहां नमी है, इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पानी मौजूद होगा। ठीक है, अब पानी मौजूद है तो मतलब ये आपको वहां देखने बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे मिस्टर युग्लिना। ठीक है, चलिए, युग्लिना जी को आपने देख लिया है, इनके बारे में थोड़ा और जाने आगे। आहा, ये जो युग्लिना है ना, देखो इसको आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना, तो बेसिकली ये हमको ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा, इनकी खूबसूरती के ऊपर बिल्कुल मत जाना आप, बहुत धोखेबाज होते हैं ये। ठीक है, लेकिन
ये जब माइक्रोस्कोप के अंदर इनको हम देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर इसको जो एक पार्ट की अगर हम इसकी बात करें तो इस तरीके से वो दिखाई देगा, ठीक है। इसको और हम क्या करेंगे, और अच्छे से देखेंगे तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अधिकांश प्रोटिस्ट प्रजातियां एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी अभी बात कर ली है। हालांकि केल्प जैसे कुछ बहुकोशिकीय प्रोटिस्ट भी मौजूद होते हैं। समुद्री घास, ठीक है, समुद्री घास एक तरह की प्रजाति है, ठीक है, जो समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। ये प्रजातियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनकी ऊंचाई देखिए 100 फीट से भी ज्यादा हो जाती है। 100 फीट से भी कितनी बड़ी हो जाती है, सोच के देखिए कि ये जो समुद्री घास है ये कितना ऊंचा ऊंचा हो जाती है। किसी दूसरे यूकैरियोट की तरह इन प्रजातियों को भी कोशिकाओं में एक केंद्रक और झिल्ली से बंधे अंग होते हैं। जैसे दूसरे यूकैरियोटिक होते हैं ना, यूकैरियोट होते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह ये जो प्रजाति है, ये जो स्पीशीज है, इसमें भी क्या है, इसकी कोशिकाओं में एक केंद्रक है और बंधे अंग हैं, मतलब कोशिकांग मौजूद होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब ये प्रकृति में कैसे होते हैं, इनका नेचर क्या होता है खाने का, हाँ, पोषण कैसे करते हैं ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी। स्वपोषी क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। विषमपोषी क्या हो गए, जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, जो मतलब खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हम हैं, ठीक है। आप क्या हो, आप हेटेरोट्रोपिक हो, ठीक है। आपको भूख लगी तो क्या करोगे, मम्मी खाना दे दो, मम्मी पानी दे दो, ठीक है। आप में से बहुत कम होंगे जो अपने आप उठ के खाना ले लेते होंगे, वरना हम क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, हम अपनी मम्मी के ऊपर डिपेंड है, टोटली डिपेंड है कि मम्मी आएगी खाना बनाएगी तो हम खाएंगे, ठीक है। वैसे ही हेटेरोट्रोपिक होते हैं विषमपोषी कि भाई साहब जब कोई बंदा खाना, जब कोई जीव खाना बना लेगा तो जाके उसका खाना हम खा लेंगे, ठीक है। लेकिन ये स्वपोषी बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, क्या करते हैं, ये किसी का मुंह नहीं देखते, ये चुपचाप अपना खाना बनाते हैं और खुद ही खा लेते हैं। लेकिन ये जो विषमपोषी होते हैं ये इनका खाना छीन लेते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें क्या होता है, देखो क्लोरोफिल पाया जाता है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल किस लिए यूज होता है, हाँ बताओ जल्दी, क्लोरोफिल किस लिए यूज करते हैं जो प्लांट्स होते हैं? अरे बताया है, कितनी बार बताया है, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। बिना क्लोरोफिल के क्या वो अपना खाना बना पाएंगे, मर जाएंगे बेचारे। चलो अब ये जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद है, राइट। चलिए अब क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोआ और अपवंक कवक सभी को प्रोटिस्टा में रखा गया है, जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने जाएंगे, इनको एक एक करके, ओके ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोटिस्टा है, मैंने क्या बताया, इसमें अलैंगिक भी होता है और लैंगिक जनन दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। और वैसे भी जब डाउट है तो अपने को क्या करना है, डाउट मत करना है, क्योंकि यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण, यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम का क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हमें जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन आते हैं। ठीक है, चलो एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, तेरी बन गई, फिर से बनाते हैं। अरे पेन सेलेक्ट नहीं किया, पेन अभी सेलेक्ट हो गया है। चलो ऐसे लाइन बनाई, ठीक। सबसे पहले कौन सा आया, बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 3 4 और 5, ठीक है। सबसे पहला है, क्या है, क्राइसोफाइट,
ठीक है, क्राइसोफाइट सबसे पहला। ओके, क्राइसोफाइट के बाद क्या आता है? डायनो फ्लैजिलेट। ठीक है, डायनो फ्लैजिलेट। अगर देखो नाम याद नहीं होते हैं ना, तो आधे आधे नाम करके याद कर लो। डायनो फ्लैजिलेट। ठीक है, ओके। फिर तीसरे नंबर पे क्या है? यूग्लिनॉइड। ओके, यूग्लिनॉइड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अभी मैंने पहले ही बताया था, अपवंक कवक, इससे पिछली स्लाइड में, अगर आपको याद हो तो। ये सारी वही चीजें लिख रही हूं मैं। ठीक है, लास्ट में क्या है? प्रोटोजोआ। ठीक, यहां तक क्लियर सबको? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अपवंक कवक और लास्टली प्रोटोजोआ। तो ये जो क्राइसोफाइट है, इसको हम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट डी, यूग्लिनॉइड ई। यूग्लिनॉइड कैसे लिखते हैं? ई से स्पेलिंग होती है ना इसकी, ई UGLENOID, यूग्लिनॉइड। तो हमने क्या किया? ई लिखा। ठीक है, फिर अपवंक कवक क्या होते हैं? स्लाइम मोल्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? स्लाइम मोल्ड। ठीक है, स्लाइम मोल्ड होते हैं। तो इसका मतलब एस। अरे तो 5 बन गया। चलो, ये क्या हो गए अपने? एस हो गए। ठीक है, और लास्टली प्रोटोजोआ क्या होता है? पी। तो हमारे पास क्या आ गया यहां पर? CDESP। CDESP। अब इसको आप कुछ भी फुल फॉर्म बना लो इसको याद करने के लिए। जैसे सी से CD, हम CD जो होता है ना, सर्कुलर डिस्क, जो हम गाने सुनने के लिए पहले यूज करते थे, वो करके कर सकते हो। SP से क्या होता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ई से कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसे करके एक आप बना सकते हो रिदम में कि हाँ, ये जो CDESP है वो ये है। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा कि पहला कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है। करेक्ट, बिल्कुल। चलो, ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है बच्चा लोग कि ये जो क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट हैं, ये दोनों क्या है? पहले और दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, ये क्या है? दोनों पहले और दूसरे नंबर के हैं, फर्स्ट और सेकंड। और ये दोनों क्या है? दोनों प्रकाश संश्लेषी हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस वाले हैं ये। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषी। ठीक, और जिसका मतलब है कि ये क्या है? स्वपोषी हैं। करेक्ट। और जो लास्ट के दोनों है ना, प्रोटोजोआ और अपवंक कवक, ये दोनों क्या है? ये हेट्रोट्रॉपिक है, यानी कि विषमपोषी हैं। ठीक है, विषमपोषी हैं ये। ठीक, अभी बीच में क्या बचा हमारे पास? यूग्लिनॉइड बचा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो यूग्लिनॉइड है यहाँ पे, ये क्या होता है? ये है मिक्सोट्रॉपिक। ये क्या है? मिक्सोट्रॉपिक, जिसका मतलब क्या है कि भाई ये स्वपोषी भी हो सकते हैं और ये विषमपोषी भी हो सकते हैं। स्वपोषी कब होंगे? जब इनको क्या मिलेगा? सूरज की रोशनी मिलेगी इनको, है, उसके प्रेजेंट में क्या करेंगे? ये अपना खाना बना लेंगे। जब ये सूरज की रोशनी लेके खाना बनाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ये कौन हुए? प्रकाश संश्लेषक। ठीक है, प्लांट्स हुए, यानी कि जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वो हुए। ठीक, और जब ये फोटोसिंथेटिक प्लांट होंगे, इसका मतलब ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, यानी स्वपोषी होंगे, अपना खाना खुद बना रहे हैं। लेकिन जब इनको सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब ये क्या करेंगे? अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और उस टाइम ये क्या बन जाएंगे?
विषमपोषी यानी कि हेट्रोट्रॉपिक बन जाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पे। शुरू के दो जो हैं वो क्या है, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, सन की प्रेजेंट में वो क्या करते हैं, प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, और स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट के दो जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, पूरे तरीके से वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे। ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। लेकिन ये जो यूग्लिनॉइड होता है ये बहुत तेज है। इसने कहा भाई मैं तो इनके बीच में हूं, क्यों ना मैं इन दोनों से ही फायदा उठाता हूं, इन दोनों के कैरेक्टर्स लेके। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन दोनों के और इन दोनों के कैरेक्टर्स को अपना लिया। इसने कहा कि भाई मैं तो मौका परस्त हूं, अगर मुझे सूरज की रोशनी मिल गई तो बना लूंगा मैं अपना खाना, और नहीं मिली तो मैं दूसरों का खा लूंगा। ठीक है, तो ये यूग्लिनॉइड क्या है, ये बेसिकली इसमें दोनों के गुण हैं। इसीलिए इसको मिक्सो बोला है, मिक्सोट्रॉपिक बोला है। ठीक है, ये मिक्स है। चलो यहां तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात करते हैं क्राइसोफाइट की, जो सबसे पहला था हमारा। ठीक है, तो क्राइसोफाइट के बारे में हमने अभी क्या बात करी, ये जो क्राइसोफाइट होता है ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, डायटम। ठीक, पहला क्या हुआ, डायटम हो गया। दूसरा क्या हुआ हमारा, गोल्डन एल्गी। ठीक है, अब ये जो डायटम होता है इसको तो हम क्या बोलते हैं, डायटम ही बोलेंगे। डायटम। ठीक, लेकिन ये जो गोल्डन एल्गी होती है इसको क्या बोलते हैं हम, सुनहरे शैवाल। ठीक, क्या बोलेंगे, सुनहरे शैवाल बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों के आवास की बात करते हैं, इन दोनों के आवास की बात करते हैं कि मतलब उनका हैबिटेट क्या है इनका। हाँ, तो इनका हैबिटेट क्या है बताइए जल्दी से, बातें नहीं करनी है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, वरना आप बोलोगे कि मैम कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, ऊपर से उड़ गया है सब कुछ, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, तो इनका आवास क्या हो गया, ये दोनों के दोनों जो होते हैं ना स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ यानी कि क्लीन वाटर में, एकदम बहुत साफ सफाई वाले लोग हैं ये, इनको गंदगी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती है, इसीलिए स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ओके, चलो ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। पहले तो ये हो गई, दूसरा क्या हुआ, सूक्ष्म जीव है ये। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के यूज से ही दिखते हैं, हमारी नेकेड आई से इनको हम नहीं देख सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है कि भाई हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पादप पलवक। ठीक है, पादप पलवक मतलब कि ये अपने आप कहीं नहीं जाते हैं, ये क्या कहते हैं, जहां पानी जाता है ना ये उनके साथ साथ चल देते हैं, इनका कोई अपना क्या डायरेक्शन नहीं होता है। ये पानी अगर उधर जाएगा तो ये इसके साथ उधर बह जाएंगे, पानी उधर जाएगा तो उधर, यानी कि थाली का बैंगन है। ठीक है, कि जहां लुढ़का दिया वहीं लुढ़क गए। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फाइटो प्लैंकटन। ठीक है, फाइटो प्लैंकटन। ओके, यहां तक क्लियर। चलो, अगर हम बात गोल्डन एल्गी की करते हैं तो ये जो गोल्डन एल्गी है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं ये। ठीक है, संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक, और इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, कौन सा, यहां पर इसकी वजह से येलो, इसमें क्या होता है, इसके जो कैरोटेनॉइड होता है ना, हाँ, उस कैरोटेनॉइड की वजह से क्या कलर आता है, येलो ब्राउन,
येलो ब्राउन कलर आता है, ठीक है, कैरोटेनॉइड की वजह से आता है। ओके, चलो अगर हम बात अपने डाई एटम की करते हैं, ठीक, इस डाई एटम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डाई एटम क्या होता है, दो परतों से मिलके बना हुआ होता है। दो परतों से मिलके ऐसे करके, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, दो परत हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये जो परत होती है इसके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल, कोशिका भित्ति, यानी कि इसमें सेल वॉल है, ठीक है। और ये जो सेल वॉल होती है किससे बनी हुई होती है, ये सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, चलो डार्क कलर से लिख देते हैं। इस सेल वॉल में सीलिया भरा हुआ होता है, ठीक है, सीलिया भरा हुआ होता है इसकी सेल वॉल में। सीलिया क्या काम करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसकी इसी सुरक्षा की वजह से क्या होता है कि ये जो डाई एटम है ये मरता नहीं है। ये क्या होता है, मरता नहीं है, ठीक है। देखो इसको कितनी सुरक्षा मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है Z+ से भी ज्यादा, ठीक है, Z+ सिक्योरिटी से भी ज्यादा मिल रही है कि भाई ये मरता ही नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर देखो समुद्र है ना, अगर हम बात करते हैं कि भाई ये समुद्र है, समुद्र के नीचे ये ऐसे 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 इकट्ठा होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, कई करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों साल बाद क्या होगा, तब हमको पता चलेगा अच्छा यहाँ पे ये डाई एटम ने क्या कर लिया, डाई एटमी मृदा बना ली है यहाँ पर, तब पता चलेगा। और खूब सारी जमा हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, डाई, फिर गलत लिख दिया, डाई एटमी मृदा, ठीक है, डाई एटमी मृदा, ठीक है। ये समुद्र के नीचे क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी, ठीक। ये क्या करेंगे, जनन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और जो खूब सारे साल बीत जाएंगे ना, तब पता चलेगा अपने को, अरे भाई साहब यहाँ तो ये डाई एटमी मृदा पहले से ही मौजूद है, कितने साल पुरानी होगी ये। फिर हमारे साइंटिस्ट इसको देख के पता लगाते हैं। ओके, फिर दूसरी क्या चीज कर सकते हैं हम इसमें, और क्या रह गया है, आई थिंक इसमें तो और कुछ नहीं है, बस क्राइसोफाइटा में इतना ही था, ठीक। चलो इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हमसे क्या कहना चाह रहा है ये। देखो ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ना, मैंने बताया था ना दो परत होती है, एक ये वाली रही, एक ये वाली रही, और इसके अंदर व्हाइट व्हाइट क्या है, ये सीलिया, ठीक है। ओके, चलो अब देखो ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि ये क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ये, राइट। अब इसके अंदर डायटम और सुनहरे शैवाल आते हैं, जो ऑलरेडी दोनों मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले डायटम में कोशिका भित्ति साबुन की तरह दो आच्छादित कवच बनाती है। जैसे साबुन होते हैं ना, हाँ, उसमें क्या होता है, आच्छादित कवच मौजूद होता है। मतलब साबुनदानी होती है ना, तो साबुनदानी क्या होती है, एक नीचे वाली होती है, फिर उसको ढकने के लिए ऊपर से एक डिब्बा भी होता है ना। तो बिल्कुल ये एज इट इज ऐसे ही दिखती है कि ये साबुनदानी की तरह, कि भैया नीचे वाला पोर्शन ये है जिसमें साबुन रखा है, और इसके ऊपर एक ऐसे करके डिब्बा होता है जिसको हम इसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। ओके, तो इन भित्तियों में सिलिका होती है, ठीक है। क्या हुआ, सिलिका, जिसके कारण से ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। इनको Z+ से भी ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है सिलिका से। चलो, इसी कारण ये डायटम मृत होने के बाद भी अपनी कोशिका भित्ति के अवशेषों की अत्यधिक संख्या को अपने पाए जाने वाले स्थान पर छोड़ जाते हैं। मरने के बाद भी सोचो ये अमर है, जिंदा है, ठीक है। ऐसे मरने का क्या फायदा। चलो आगे बढ़े। चलो, लाखों करोड़ों वर्षों में, मैंने क्या बताया था, करोड़ों साल निकल जाते हैं,
जमा हुए इन अवशेषों को डायएटमी मृदा कहते हैं। यही बताया था अभी मैंने, है ना? ठीक है। ये क्या होता है? मृदा कण के जैसे होते हैं, जैसे सॉइल पार्टिकल होते हैं ना, मृदा कण क्या हुआ? सॉइल पार्टिकल, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं ये। ठीक है। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? इसका यूज क्या क्या होता है? देखो, पॉलिश करने के लिए, तेलों में और सिरप के लिए होते हैं। ठीक है। इसके निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है? समुद्री उत्पाद है, मतलब समुद्र से मिला है तो समुद्री उत्पाद ही तो कहलाएगा ना, सी प्रोडक्ट, है ना? ये हमारे आर्थिक महत्व के लिए होते हैं। ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये इतने छोटे छोटे से होते हैं, डायएटम। ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए डायनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं अभी हम। ठीक, चलो अगर हम डायनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं तो बेटा सबसे पहले हम क्या देखते हैं? चलो इसका आवाज देखते हैं कि भाई ये कहाँ रहता है। अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं ना कि यार इसका नाम क्या है, फिर नाम अच्छा रहता कहाँ है? तो भाई यहाँ भी हम क्या करेंगे? सबसे हमें नाम तो पता ही है, ये हमारे लिए अननोन नहीं है। फिर हम देखते हैं कि चलो ये रहता कहाँ पर है, कौन सी जगह में रहता है। तो ये हमको कहाँ मिलता है? ये समुद्री आवास में मिलता है। ठीक है, समुद्री आवास में। ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ठीक, ये क्या हुए? दूसरा हम क्या बोलेंगे? ये कैसे है? प्रकाश संश्लेषी। ठीक है। अब ये प्रकाश संश्लेषी है, इसका मतलब क्या है? कि भाई खाना खुद बना रहे हैं, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि खाना खुद बना रहे हैं, करेक्ट। और प्रकाश संश्लेषी है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होगा। ठीक, कौन कौन से कलर हो सकते हैं? तो इसमें अपने पास कौन से कलर आते हैं? वर्णक कौन से मौजूद हैं इसमें जी? हमारे पास कौन सा है? हरा कलर भी है, पीला भी है, नीला भी है, हाँ, और कौन सा है? और लाल भी है, लाल। ठीक, तो ये हमारे पास वर्णक मौजूद होते हैं। चलो इसके बाद इसकी ना सेल वॉल की बात करते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति की बात करते हैं। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। हाँ, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इसकी कोशिका भित्ति है यानी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से बनी हुई है। ठीक है, सेल्यूलोज से बनी हुई। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो ये क्या है? प्लांट का गुण दिखा रहा है, प्लांट का कैरेक्टर दिखा रहा है ना यहाँ पे। ये सेल्यूलोज प्लांट कैरेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है, प्लांट कैरेक्टर को यहाँ पे शो कर रहा है ना? क्या बोला था कि ये जो होते क्या करते हैं? ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स को शो करते हैं ये। ठीक है, बहुत चालू है। ओके, इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल इसका, तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, उसको उसके नाम के हिसाब से उसी कलर से लिखेंगे हम। गोनिया, याद आया? गोनिया से क्या है? गोनिया लेक्स। गोनिया लेक्स। ठीक, अब ये जो गोनिया लेक्स होता है ये क्या होता है? व्हाइट कलर उठाते हैं। ये जो गोनिया लेक्स होता है ये क्या करता है? लैंगिक जनन करके, लैंगिक जनन करके क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता है। संख्या क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये यहाँ पर, और क्या करता है? अपनी फैमिली को आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है। अब ये जो गोनिया लेक्स है इसको एक और नाम से जाना जाता है जो मैं अलग कलर से लिखती हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं लाल आतंक। लाल आतंक। अरे एक वो मूवी नहीं है जिसमें जो है वो कहता है कि बाबू भाई का नाम क्या है? आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लाल आतंक का दूसरा नाम क्या है? गोनिया लेक्स, जिसमें रितेश देशमुख है उस पिक्चर में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा।
हाँ, जिसमें उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। क्या था याद नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो वो आतंक से ना मुझे बाबू भाई वहां पर याद आ गया, जो रितेश देशमुख से पूछते हैं ना, कि जो है आतंक का दूसरा नाम क्या है, वो कहता है बाबू भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो ये भी वही आतंक है, लाल आतंक। ठीक, चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट। देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये ऐसे दिखता है, ऐसे इसकी इसे ना पूछ पूछ सी निकली हुई होती है यहाँ बीच में से। ठीक, चलो देखें कि हमसे क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो ये मुख्य रूप से समुद्री जीव होते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको देखो बता चुकी हूं अभी। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी मैंने बताया देखो अभी आपको। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये भी बताया मैंने आपको। जब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, फोटोसिंथेटिक, ये कहलाएंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, मतलब जो प्रकाश संश्लेषित जीव होते हैं वो कहलाएंगे। इनमें कई तरह के वर्णक पाए जाते हैं। अब जब भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो वर्णक भी मौजूद होंगे ना वहां पे। कौन से, तो जिस कलर का वर्णक होगा ना उसके आधार पे उसका नाम दिया जाता है कि भाई इसमें ये पीले, हरे, नीले, भूरे और लाल दिखाई देते हैं। जिस कलर का वर्णक उसमें मौजूद होगा ये उस कलर के कहलाएंगे। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, बाहरी सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। मैंने बताया था ना, ये प्लांट के कैरेक्टर शो कर रहे हैं, बहुत तेज हैं ये दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, प्लांट के भी और एनिमल के भी। ठीक है, सेल्यूलोज देखो मौजूद है। ज्यादातर डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, दो कशाब होते हैं इसमें मौजूद। ठीक है, दो कशाब। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो ये देखो डायनोफ्लैजिलेट, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। लाल आतंक ये रहा। ठीक है, चलो देखो, जिसमें एक कशाब लंबवत होता है, मतलब लंबा होता है, दूसरा अनुप्रस्थ रूप से होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति की पट्टिकाओं के बीच में खांच में होता है। ठीक है, अक्सर लाल डायनोफ्लैजिलेट द्वारा बड़ी संख्या में विस्फोट होता रहता है। इनमें क्या होता है, विस्फोट होता रहता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जब विस्फोट होता है तो लाल तरंग छोड़ते रहते हैं, इसीलिए ये लाल कलर आ रहा है। ठीक है, इनके लाल तरंगों के कारण समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है। दिख रहा है लाल। इसी कारण समुद्री मछली तथा अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, उदाहरण भी बता दिया था मैंने, गोनियालेक्स, लाल आतंक। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, वेरी गुड। और डाउट है तो अपने को क्या करना है, डाउट नेट करना है। यही तो मिलेंगे हम आपको, और कहाँ मिलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आता है हमारे पास यूग्लिनॉइड, ये बहुत खूबसूरत सा जीव है। ठीक है, देखो कितना खूबसूरत है ना। लेकिन मैंने पहले कहा है, ये जितने खूबसूरत है ना उतने डेंजर है, इनकी खूबसूरती के ऊपर बिल्कुल मत जाना। ठीक है, चलो चलो, इनमें अधिकतर जीव स्वच्छ ताजे पानी में रहते हैं। मैंने क्या बोला, ये बहुत सफाई वाले लोग हैं भाई, इनको गंदगी बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती, इन्हें साफ सफाई चाहिए। जहां साफ सफाई होगी वहां ये यूग्लिनॉइड मिल जाएंगे आपको आसानी से। ठीक है, शांत जल में। ठीक है, साइलेंट चाहिए इनको, बिल्कुल साइलेंस चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, बहुत शांति प्रिय लोग हैं ये। ठीक है, अब जो इनकी कोशिका भित्ति होती है यानी कि सेल वॉल होती है, वहां पे सेल वॉल के स्थान पर एक पतली परत होती है। ठीक है, यहाँ सेल वॉल नहीं होती है, उसकी जगह क्या होती है, एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, सेल वॉल की जगह प्रोटीन युक्त पदार्थ यहाँ पर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेलिकिल, जिसे हमने क्या बोला, पेलिकिल बोला। ठीक है, जो इस संरचना को क्या बनाता है, मुलायम और लचीला बना देता है। ओके, अब देखो इसमें भी दो कशाप पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, दो कशाप पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो दो कशाप पाए जा रहे हैं, एक छोटा
और एक लंबा। देखो यहां दिख रहे हैं, एक छोटा ये वाला रहा, ये लंबा है ना, तो ये छोटा ये लंबा। जल्दी बताओ इन दोनों का यूज क्या है, छोटे वाले का और बड़े वाले का क्या यूज है, किसको मालूम है? बताओ, जो छोटा वाला होता है कशाब और बड़ा वाला कशाब, दोनों किस किस यूज में आते हैं? चलो मैं बता देती हूं। ये जो होता है सबसे पहले छोटा वाला बताते हैं। हाँ, ये जो छोटा कशाब होता है ये क्या करता है, ये दूसरे जीवों से रक्षा करने के काम में आता है। ठीक है, दूसरे जीवों से रक्षा करता है ये। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला क्या काम करता है? भोजन पकड़ने का काम करता है ये, भोजन पकड़ने का काम। ठीक है, करेक्ट। तो देखो, छोटे वाले का काम है कि भैया दूसरे जीवों से ये हमारी मतलब इनकी सुरक्षा करे, और जो बड़ा वाला है उसका काम क्या है कि भाई वो खाना पकड़ेगा। अब खाना दूर हुआ तो पटक से अपनी पूंछ को आगे बढ़ाएगा और पकड़ लेगा। ठीक है, और ये छोटा रहेगा तो छोटा वाला क्या, जब आसपास कोई दूसरा जो है जीव आएगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि एक छोटा सा यहाँ पर और भी है, ये उससे भगा देगा उसको। ठीक है, अब आगे बढ़े। ये क्या होते हैं, देखो सपोषी और परपोषी दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, बहुत ही क्या है, अच्छे व्यवहारिक लोग हैं ये। ये दोनों तरह का व्यवहार करते हैं। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी सपोषी बन जाते हैं। ठीक है, सपोषी होने के लिए, ऑटोट्रॉपिक होने के लिए कौन सी खास बात चाहिए भाई? सनलाइट की जरूरत है। ठीक है, सनलाइट होगी, आप उसका यूज करोगे तभी तो प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाओगे। ठीक है, और देखो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर परपोषी जैसा व्यवहार करते हैं। बहुत तेज होते हैं, मैंने बताया था ना यूग्लिनोइड्स। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये लग रहे हैं ना, सच्ची बताना, देखो कितने खूबसूरत हैं। और लास्ट वाला क्या है इसका एग्जाम्पल? यूग्लिना। ये हमारा यूग्लिना है। ठीक है, करेक्ट, क्लियर यहां तक? बिल्कुल इस यूग्लिना की तरह क्लियर। चलो आगे बढ़े। अपंक कवक यानी कि स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। ठीक है, चलो ये क्या होते हैं? ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ठीक है, मतलब कि मृत जीवों और सड़े गले पौधों, पत्तियों और जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कहते हैं भाई ताजा खाना अपनी किस्मत में नहीं है, जो मिल रहा है खा लो। बहुत बेचारे एडजस्टिंग नेचर के हैं, एडजस्ट कर लिया इन्होंने नेचर में अपने हिसाब को कि भैया कोई बात नहीं, जो वेस्ट मटेरियल है हम उसी से अपना काम चला लेंगे। देखो ये क्या करते हैं, अपने अनुकूल परिस्थितियों में रहने पर एक समूह बना लेते हैं। अगर कंडीशंस इनके जैसी होती हैं तो क्या करते हैं, ये एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, जिन्हें समूह प्लाज्मोडियम कहते हैं। ओके, फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर जाते हैं, फिर बिखर भी जाते हैं। अनुकूल में क्या करते हैं, देखो समूह बना लेते हैं। जब इनके अकॉर्डिंग नहीं होती है कंडीशन, गलत हो गया। ठीक है, जहां इनके अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं है वहां क्या कर लिया, समूह बना लिया। और जहां कंडीशन इनकी तरफ है कि भैया ये तो हमारे फेवर में काम हो रहा है, वहां क्या करते हैं, ये बिखर जाते हैं। ठीक है, चलो अपने अपने रास्ते चल दो अब। ठीक है, बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। ठीक, चलो इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु द्वारा होता है। ठीक है, फिर क्या आता है देखो, आहा लास्ट है ये हमारा प्रोटोजोआ। तो सभी प्रकार के प्रोटोजोआ क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। राइट,
ये परजीवी के रूप में रहते हैं। पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव। इनका संबंध प्राणियों से काफी पुराना है। ये हमारे सगे संबंधी हैं, बहुत पुराने। ठीक है ना। चलो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण देख लेते हैं। अब ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये 4 भागों में विभाजित हैं। क्लियर हो रहा है सबको, नहीं हो रहा? आ रहा है समझ में? कितना समझ में आ रहा है? टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, सबसे पहला आएगा अमीबा प्रोटोजोआ। ठीक है, ये जीवधारी स्वच्छ जल में, समुद्री जल में तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको साफ सफाई का बहुत शौक है। समुद्री जल में पाए जाने वाले अमीबा की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। ठीक है, सिलिका का कवच क्या करता है? बताया था ना, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये अपना भोजन कूट पादों की सहायता से करते हैं, जैसे एंट अमीबी परजीवी। ठीक, दूसरा क्या आता है? कशाभी प्रोटोजोआ आता है दूसरा हमारे पास। इस समूह के सभी सदस्य परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर एक कशाप पाया जाता है, सिर्फ एक कशाप होता है इनके शरीर पर। परजीवी कशाप प्रोटोजोआ बीमारी का कारण होता है, जैसे कि ट्रिपैनोसोमा। ओके, आगे बढ़े। फिर आते हैं पक्षाभी प्रोटोजोआ। ठीक है, पक्षाभी प्रोटोजोआ। तो ये जलीय जीव होते हैं, मतलब कि जल में पाए जाते हैं। सक्रिय गति करने वाले जीवधारी भी होते हैं। सक्रिय मतलब बहुत एक्टिव होते हैं, ये एक्टिवली मूव करते हैं। ठीक है, एक ग्रसिका गुहा होती है जो कोशिका के सतह पर बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, ये इनके शरीर में हजारों की संख्या में पक्षमाप पाए जाते हैं, हजारों की संख्या में। इन पक्षाभों की गति के कारण ही जल में से पूरा भोजन ग्लेड की तरफ भेज दिया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम। क्या कहलाएगा? ये पैरामीशियम कहलाता है। ठीक है, ओके। फिर लास्ट में आता है स्पोरोजोआ। ठीक, स्पोरोजोआ क्या करता है? देखो, इसमें अलग अलग प्रकार के जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने की योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। ओके, इनमें से सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम प्रजाति है। सबसे डेंजरस जो स्पेशीज है वो कौन सी है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ये मलेरिया परजीवी है। ठीक, जिसके कारण मनुष्य में रोग फैलता है मलेरिया का, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। करेक्ट, यहां तक सबको क्लियर? और ये हमारा टॉपिक भी यहां पर क्लियर, लेकिन दिमाग से क्लियर नहीं करना है टॉपिक। ठीक है ना, मतलब हमारा टॉपिक यहां खत्म हो गया है। ओके, तो बच्चा पार्टी कितना समझ में आया आप सब लोगों को? आया नहीं आया? या मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर लगता है यूजफुल है तो दोस्तों में शेयर भी कर दो, ताकि उनकी भी नॉलेज इंक्रीज हो जाए। हाँ, ठीक है, लेकिन लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक, चलो फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। वेट करना मेरा, जाना नहीं है कहीं, यहीं पे आना है वापस। ठीक है ना, तब तक अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करो। और हाँ, जो लोग नए हैं वो प्लीज इसको समझने की कोशिश करो आज। ठीक है, नहीं समझ में आता एक बार फिर से वीडियो देखो, और अच्छे से समझने के लिए जो प्रीवियस वीडियो लिंक्स हैं उनको जाके जरूर देखो, ताकि आपको चैप्टर स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। ठीक है ना, चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्ती कीजिए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाय बाय।